जो लोकल गैंग पहले उससे नाराज थे, अब उन्हें साफ साफ चेतावनी दे दी गई। बड़े राजनेता से लेकर सैनिक अधिकारी और यहां तक कि क्रिकेटर भी उससे करीबी रिश्ता रखते थे। यहां तक कि दाऊद ने गुटखा बिजनेस पर भी अपना दबदबा बना लिया। पूरे पाकिस्तान पर उसका कंट्रोल था। क्या दाऊद को कोई छू सकता है? साल 1974 मुंबई की सड़कों पर एक नया नाम उभर रहा था, दाऊद इब्राहिम। वो एक साधारण पुलिस हवलदार इब्राहिम कास्कर का बेटा था, लेकिन सपने बड़े थे। उसकी चालों में तेजी थी, दिमाग में गहरी समझ और इरादों में ठहराव। लेकिन तब वो महज एक गैंग का हिस्सा था, जहां उसका बड़ा भाई साबिर इब्राहिम मुख्य भूमिका निभा रहा था गैंग में। मुंबई की डोंगरी की गलियों में पले बड़े ये दोनों भाई अपने छोटे छोटे अपराधों से शुरुआत कर रहे थे। उस दौर में मुंबई का अंडरवर्ल्ड संगठित नहीं था। गैंग तो थी, लेकिन हर कोई अपने हिसाब से काम करता था। किसी को पीटा, किसी को लूटा, ऐसे ही सब चल रहा था। दाऊद की गैंग भी बस गुंडों का एक झुंड थी। किसी को ठोक देना, किसी का कलेक्शन उठाना, किसी का अपहरण कर लेना, ये सब ना आम बातें थी। लेकिन कोई एक कहते हैं ना कि बेसिक स्ट्रक्चर हो, कोई एक तरीका हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वक्त के साथ ये गुंडों की टोली भी जो है ना एक मजबूत सिंडिकेट में बदलने लगी। धीरे धीरे मुस्लिम लड़कों के अलावा हिंदू लड़कों ने भी इस गैंग में जगह बना ली। सुनील सावंत, छोटा राजन और सुभाष सिंह ठाकुर जैसे नाम इस गैंग का हिस्सा बने। और फिर आया साल 1986, जिसने दाऊद इब्राहिम के अपराध जगत में नए अध्याय की शुरुआत कर दी। 1986 से 1994 तक के 8 साल दाऊद के करियर के सबसे इंपॉर्टेंट साल थे। अब वो मुंबई छोड़कर दुबई जा चुका था। अगर मुंबई ने उसे अपराधी बनाया था, तो दुबई ने उसे बिजनेसमैन बना दिया था। दुबई का माहौल अलग था। वहाँ की गलियों में खुलेआम गोलियां नहीं चल सकती थी। वहाँ अपराध भी नफासत से होते थे। उसका एक अपना तरीका था। दाऊद ने यहाँ आकर एक नई चीज सीखी। गैंगस्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक कॉरपोरेट लीडर के रूप में वो खुद को खड़ा करना चाह रहा था। मुंबई में जहां गैंग का कोई ठीक ठाक ढांचा नहीं था ही नहीं, वहीं दुबई में आकर दाऊद ने अपने सिंडिकेट को एक प्रोफेशनल बनाया, जिसका एक स्ट्रक्चर था। उसने अपने बिजनेस को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया। सरस शेट्टी को क्रिकेट की बैटिंग की जिम्मेदारी दी। अनीस इब्राहिम को फिल्म इंडस्ट्री में पैसे लगाने का काम सौंपा। छोटा शकील को प्रोफेशनल रैकेट देखने को कहा गया। अब गैंग का हर आदमी एक खास भूमिका निभा रहा था। हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर था। ये जो कहते हैं ना कि दाऊद की डी कंपनी किसी कॉरपोरेट कंपनी की तरह थी, वो दुबई में जाकर ही बनी। कुछ ऐसे ही कि हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर, उनके नीचे टीम लीडर, एम्प्लॉय, जैसे कंपनी में होता है वैसे दाऊद ने अपने गैंग को भी बनाया और दुबई में जाकर उसने ये चीज़ सीखी। दुबई में दाऊद का रसूख इतना बढ़ चुका था कि भारत के कई नामी अभिनेता, निर्माता उससे मिलने आते थे। दिलीप कुमार, ऋषि कुमार जैसे बड़े बड़े नाम उससे दुबई में मिल चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग चाहे मजबूरी में या मर्जी से दाऊद के करीब आ रहे थे। उन दिनों दाऊद का रौला ऐसा था कि मुंबई में कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो कहते थे, देख रहे हैं मेरे घर में इतना बड़ा टीवी, भाई ने गिफ्ट भेजा है। ऐसा माहौल था उस दिनों। लोग खुशी महसूस करते थे दाऊद से अपना रिश्ता दिखाने में, और कुछ डरकर भी रिश्ता निभाते थे। लेकिन 1993 में जो मुंबई में धमाका हुआ, उसने इस पूरे समीकरण को ना हिला कर रख दिया। दाऊद ने जो अपनी इमेज बनाई थी वो एकदम गिर गया, धराशाह हो गया। 1993 के बम ब्लास्ट ने भारत सरकार को पूरी तरह से चौकन्ना कर दिया। दाऊद को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। भारतीय एजेंसियों ने दुबई सरकार पर दाऊद के प्रत्यर्पण का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले तक जो दुबई उनके लिए स्वर्ग था, यानी दाऊद इब्राहिम के लिए, अब वहां रहना उसके लिए खतरा बन गया था। दाऊद को समझ आ गया कि अगर वो यहीं रुका तो अमेरिका और भारत की मिलीभगत से एक दिन उसे भारत लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। वो बच नहीं पाएगा अगर वो दुबई में ही रहा तो। कैसे भी भारत वहां से उसे घसीट कर ले ही आएगी। और यही सोचकर उसने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। जिस आईएसआई के साथ मिलकर वो काम कर रहा था, अब उसने उससे पनाह मांग ली, उसके अंडर में चल गया, उसके सिक्योरिटी में चल गया। 1994 में वो पाकिस्तान के कराची शहर में पहुंचा, लेकिन वहाँ का माहौल उसके लिए आसान नहीं था। कराची में पहले से ही कई लोकल माफियाओं के ग्रुप्स थे। पंजाबी माफिया, जाट माफिया और वहाँ के अन्य अपराधी संगठनों ने दाऊद को बाहरी समझा,
क्योंकि पाकिस्तान में डॉन और गैंगस्टर की पहले से एक जमी जमाई व्यवस्था थी, सबका अपना तरीका था। उस बीच में दाऊद घुस गया। अब वहाँ के लोग उसे बाहरी समझना शुरू कर दिए। शुरू के 4-5 साल यानी 94 से 98 तक का ये दौर उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा दाऊद के लिए, वहाँ पर अपना पाँव जमाना। लेकिन फिर हुआ एक बड़ा बदलाव। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने उसे स्पेशल गेस्ट घोषित कर दिया, दाऊद इब्राहिम को, क्योंकि दाऊद इब्राहिम भारत के खिलाफ था और भारत के खिलाफ दाऊद इब्राहिम को यूज कर पाकिस्तान आईएसआई का अपना भी कुछ मकसद था, इसलिए उसने दाऊद इब्राहिम को स्पेशल गेस्ट बना लिया। यानी अब वो सरकारी सुरक्षा में था, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के सरकारी सुरक्षा में। जो लोकल गैंग पहले उससे नाराज थे, अब उन्हें साफ साफ चेतावनी दे दी गई कि दाऊद को हाथ लगाने का मतलब सरकार से दुश्मनी लेना है। अब दाऊद के लिए रास्ता साफ हो चुका था। उसने पाकिस्तान में क्रिकेट, बैटिंग, स्मगलिंग, फिल्म इंडस्ट्री और यहाँ तक कि गुटखा के बिजनेस में भी अपना दबदबा बना लिया। बिजनेस में क्या दबदबा बनाया, वो गुटखा का बिजनेस ही वहाँ लेकर गया दाऊद इब्राहिम। उसका छोटा भाई अनीस इब्राहिम फायर ब्रांड गुटखा का कारोबार करने लगा, जिससे करोड़ों की उसकी कमाई हुई, आज भी होती है। कराची में अब दाऊद केवल एक गैंगस्टर नहीं रह गया था, बल्कि वो एक पावर ब्रोकर बन चुका था। पाकिस्तान के बड़े राजनेता, सेना के अधिकारी और यहाँ तक कि क्रिकेटर्स भी उससे करीबी रिश्ता रखने लगे। एक बड़ा इसका कह लीजिए तो संकेत तब मिला, एक तरह से एक साइन मिला, जब 2004 या 5 के दौरान उसकी बेटी जो है महरूफ, उसकी शादी पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद से हुई। और ये इशारा था कि दाऊद अब केवल एक अपराधी नहीं, बल्कि वो पाकिस्तान के सबसे जो प्रभावशाली लोग हैं उनमें से एक बन चुका है, उनका रिश्तेदार बन चुका है, वो वहाँ का खास बन चुका है। 2004 में अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। भारत ने कई बार पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि उसे सौंप दिया जाए, लेकिन आईएसआई और पाकिस्तानी सेना उसे बचाती रही। उनके लिए तो वो तो कई बार यही कहते थे कि दाऊद है ही नहीं पाकिस्तान, लेकिन उससे जुड़े कई साइंस बाहर निकल कर आते रहे कि दाऊद है वही है। आज हम 2025 में हैं और इस बात को करीब 21 साल बीत चुके हैं। 2004-2025 21 साल का फासला है, लेकिन दाऊद अभी भी पाकिस्तान में बैठे मजे कर रहा है। अमेरिका जो दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाता है, वो भी दाऊद को छू नहीं पाया। चलिए भारत नहीं छू पाया, लेकिन अमेरिका तो ये कहते हैं कि घुसकर पाकिस्तान में भी कार्रवाई करता है, वो भी दाऊद को नहीं छू पाया, जबकि उसके ऊपर काफ़ी बड़ा इनाम रखा है अमेरिका ने भी। 2005 में जब एक भारतीय पत्रकार ने अमेरिकी अधिकारी रिचर्ड बाउचर से पूछा कि अमेरिका दाऊद पर एक्शन क्यों नहीं लेता, तो उसका जवाब क्या आया पता है? उनकी तरफ से जवाब आया, कौन कहता है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही बुरे लोग हैं? बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। यहाँ तक कि उनका इंडिकेशन था कि भारत में भी बुरे लोग हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जवाब आया, यानी कि दाऊद पर एक्शन लेने को कोई तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका भी ये सोच नहीं पा रहा है, नहीं तो इतने साल बीत गए, 2 दशक बीत गए, कोई तो दाऊद को छू पाता। अब सवाल उठता है, क्या दाऊद को कोई छू भी सकता है? अगर पाकिस्तान की सरकार उसे खुलकर समर्थन दे रही है, आईएसआई उसे सुरक्षित रख रही है और दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी उसे पकड़ नहीं पा रही है, तो क्या दाऊद हमेशा के लिए अब कराची में ही रहेगा? वहीं पर वो इतिहास बनकर रह जाएगा। भारत पर जो इतने हमले हुए जिसमें दाऊद का हाथ था 1993, जिसे भूला नहीं जा सकता, क्या उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा? इतने सालों में पाकिस्तान में कई सरकारें बदली, परवेज मुशर्रफ, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान और अब नई सरकार, लेकिन दाऊद की स्थिति जस की तस बनी रही। वो कराची में बैठकर आज भी अपना साम्राज्य चला रहा है। मुंबई से दुबई फिर कराची तक दाऊद ने हर जगह अपने हिसाब से खेल खेला, लेकिन एक चीज़ हमेशा उसके साथ रही, उसकी सर्वाइवल की ताकत। उसने हर मुश्किल दौर में खुद को ढाल लिया, अपनी ताकत को नई तरीकों से इस्तेमाल किया और इसी वजह से वो आज भी सुरक्षित है। अब ये सवाल शायद करना भी अजीब होगा कि क्या वो दिन आएगा जब दाऊद को उसके किए की सजा मिलेगी या फिर वो यूं ही अपने सुरक्षा में बैठा रहेगा। ये सवाल अब भी अनसुलझा है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये सवाल सिर्फ सवाल ही रहेगा या फिर सच्चाई भी बनेगी? क्या ऐसा होगा जब दाऊद भारत आएगा? हालांकि देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान में ही एक इतिहास बनकर रह जाएगा। एक दिन आएगा जब पता चलेगा कि हाँ वो कहीं था, कहीं खो गया, कहीं ख़त्म हो गया,
और उसकी कोई बात नहीं होगी, उसका नेटवर्क तो हमेशा जिंदा रहेगा, कोई ना कोई उसे चलाता रहेगा, लेकिन दाऊद की कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि पिछले कई सालों में ऐसी कोई बात नहीं निकल कर आई। हाँ, पिछले 1 साल पहले एक बात जरूर उठी थी कि दाऊद को जहर दे दिया गया है, लेकिन उसमें भी कुछ ठोस ऐसा निकल कर बाहर नहीं आया था, वो भी एक तरह से फेक न्यूज ही साबित हुआ। तो कुछ भी ऐसा कंक्रीट निकल कर नहीं आ रहा है जिससे पता चले कि हाँ दाऊद ऐसा दिखता है, ऐसा है, ऐसा चल रहा है। तो दाऊद है भी या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, हम तो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कई सालों से कि दाऊद आएगा और उससे किए की सज़ा उसे मिलेगी। जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उन्हें इंसाफ मिलेगा, जिन्होंने अपने को खोया है उन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन अब होता क्या है ये तो भविष्य में देखेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कहानी लेकर आऊँ वो आप तक जरूर पहुँचे। साथ ही साथ एक सवाल और है आपसे, क्या आप क्राइम की कहानी जो देखते हैं दाऊद, इब्राहिम और भी लोगों से जुड़ी हुई, क्या आप फिक्शन कहानी भी ये सुनना पसंद करेंगे? क्या आप क्राइम की कोई एक ऐसी कहानी सुनना पसंद करेंगे जिसका हर किरदार काल्पनिक हो लेकिन क्राइम की कहानी ज़बरदस्त हो? अगर आप ऐसी भी कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।